कुछ ट्रेड्स आपके लिए स्पॉट होती हुई 73,800 पर सेंसेक्स है, 22,380 पर निफ्टी है। अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, नॉर्मली हम मार्केट की चर्चा करते हैं एक ओवरऑल मार्केट व्यू लेकर। आज मैं एक चर्चा की शुरुआत करूंगा एक ऐसे सेक्टर पर जहां पर आप हमेशा एक आपने ये व्यू रखा कि नेगेटिव थे, आप अंडरवेट थे आईटी, और आपने ये हमेशा एक व्यू कंसिस्टेंट रखा जबकि रैली हुई थी और हमने उस बहुत बड़ी गिरावट देखी। 52 वीक लो पर निफ्टी आईटी को हमने कल आते हुए देखा और सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स 52 वीक लो पर आए। तो आपकी कन्विक्शन सही रही। क्या इस लेवल पर भी अभी आप अंडरवेट रहेंगे यहाँ पर? जी अनुज जी, उल्टा जो हमारा कन्विक्शन था पहले वाज बेस्ड ऑन कि आपकी ग्लोबल अनसर्टनिटी शायद उभर के आएंगी बाद में। पर अभी तो वो कन्विक्शन मतलब बिल्कुल ही उसमें प्रूव हो गया है कि इट इज राइट। और एक्चुअली जो हमने सोचा था कि जो अनसर्टनिटी रहेगी वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। मतलब एज इन हमें तो ऐसे लग रहा है कि जो नॉर्मली जो कंपनियां गाइडेंसेस देती थी, हमें लगता है ये क्वार्टर मतलब जब उनके रिजल्ट आएंगे शायद वो गाइडेंस ही ना दे। इस बार इतनी अनसर्टनिटी हो गई है आगे चल के, इसलिए अभी भी हमें ऐसे लग रहा है। और आप देखिए भी एक्चुअली वैल्यूएशन भी देखिए, जैसे जो फ्रंटलाइन कंपनीज हैं 22-23 के पीई पे घूम रही हैं आज की तारीख में, इतने करेक्शन के बाद भी। आप प्री कोविड में देखिए जब अनसर्टनिटी काफी थी इस इंडस्ट्री में, तब 17-18 के पी में कोट करते थे, पी पे कोट करते थे। तो हमें कोई शंका नहीं है इसमें कि ये शायद वहां तक भी जा सके। एंड एक्चुअली जो रिजल्ट्स आएंगे अभी, आई थिंक सबसे पहला शायद आईटी में टीसीएस के ही नंबर आने वाले हैं 10 तारीख को। तो वो जब आएंगे तब टीसीएस नॉर्मली गाइडेंस देता ही नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमेंट्री भी इतनी उतनी एक्साइटिंग रहेगी टू प्रूव अस अदरवाइज। इसलिए हम डटे रहेंगे हमारे कॉल पे। जैसे वीरू ने एक बार बोला, तटस्थ रहे हमारे कॉल पे ऑन आईटी। तो हम शायद वहीं पे रहेंगे। और ये जो अभी रैली देख रहे हैं वो शायद एक रिलीफ रैली है, लगता नहीं है ज्यादा देर सस्टेन करेगी यहाँ से भी। बिल्कुल। देखिए, वीरो के साथ एंकरिंग करके थोड़ी सी आपकी हिंदी की वोकेबलरी अच्छी हो जाती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, तटस्थ आपने शब्द यूज़ किया था और वही रहेंगे। ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है बदिनश्वर जी? ये जो ट्रम्प टैरिफ है, ट्रम्प टेंट्रम है, एक चीज़ तो क्लियर है, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं की मार्केट को है और ये बात उन्हें भी पता है। तो कब तक रहेंगे वो अपनी ज़िद में और इसका एंड गेम क्या होगा? जी, जिस हिसाब से उनके कल स्टेटमेंट आए थे उससे हमें ऐसे लग रहा था कि वो तो बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं डिगिंग ट्रेंचेस टू फाइट अ लॉन्ग बैटल, वैसे उनके स्टेटमेंट आए थे कि ये एक बड़ी लंबी लड़ाई है, हम हमेशा जीत के उभरेंगे, हम स्ट्रॉन्गर निकलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इतनी आसानी से बैकआउट करेंगे। इसलिए जो ये आज की रैली जो हम देख रहे हैं वो शायद एक रिलीफ रैली है। और दूसरा, जो ये दो इकोनॉमीज बड़ी बड़ी टैरिफ पे जो लड़ाई चल रही है यूएस और चाइना की, वो वर्ल्ड के लिए खराब है। मतलब आप सोचिए कि 40-45% ग्लोबल ट्रेड का ये दो इकोनॉमीज कंट्रोल करती है। तो अगर जो ये दो में ही इतनी झड़पें हो रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली चाइना, फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, चाइना जो है वो ग्लोबल बेस है मैन्युफैक्चरिंग का। तो उनको चाहिए तो वो काफी एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ऑन ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। तो इसलिए अगर जो वहां टैरिफ बढ़ा दिए उन्होंने, नॉट ओनली फॉर यूएस पर दुनिया के लिए, क्योंकि यूएस को जो सारा सामान जाता है, जैसे मैं किसी को समझा रहा था कि हमारे जो मोबाइल फोन यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, $10 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है आईफोन के, कंपोनेंट तो चाइना से ही आते हैं, हम सिर्फ असेंबल करके बेचते हैं, तो वैल्यू एडिशन बहुत कम है। तो चाइना को और जो यूएस को हर्ट करना है तो दे कैन वेरी वेल इंक्रीज उनके टैरिफ बढ़ा देंगे एक्सपोर्ट्स पे। तो उसके चलते ये बड़ा सिनेरियो बहुत ही पेचीदा सा हुए जा रहा है और बहुत ही वो हानिदायक हो रहा है। मतलब क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अगर जो ये ज्यादा देर रहा तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रहेगा और ग्रोथ खत्म हो जाएगी। इसलिए स्टैगफ्लेशन जो सबसे खतरनाक होता है इन्फ्लेशन का, वो वैसा हमें नजर आ रहा है आगे चल के इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही कंसर्निंग है आज की तारीख में। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि जो हमारे पास जितना कैश है उतना लेके बैठे हैं, हम भी स्टडी करे जा रहे हैं एंड वी आर होपिंग कि एक आध क्वार्टर के आगे ये ना चले और जल्दी ही सलट जाए। पर आज की तारीख में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा सॉल्यूशन। जी बिल्कुल, स्पष्ट आपने स्थिति अपनी क्लियर कर दी। दिनशा जी, नमस्कार पहले तो मेरी तरफ से। ये
ऐसे में वो सेक्टर्स जो कि घरेलू इकोनॉमी, हमारी घरेलू डिमांड पे फोकस करते हैं, उन पर आपका नज़रिया क्या है? चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इवेंट से। अब पॉलिसी बहुत नज़दीक खड़ी है, नज़दीक आपके रिजल्ट्स काफ़ी नज़दीक खड़े हैं। बैंक्स को आप लोगों ने इस डिप को कैसे कंसिडर किया? जी प्राइवेट एक्चुअली बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, स्पेशली जिस तरीके से यील्ड्स बिहेव कर रही हैं। जी एक्चुअली आज की तारीख में आरबीआई के लिए तो बहुत ही बढ़िया सिनेरियो सा बन गया है, क्योंकि पहले उनका कंसर्न यही था एक स्ट्रॉन्ग डॉलर का। जिस हिसाब से ट्रम्प कर रहे हैं वहां पे, डॉलर वीक ही हो रहा है अगेंस्ट ग्लोबल करेंसी, तो उनके पास बहुत ही असला पड़ा हुआ है कि आप लिक्विडिटी अभी जो पहले सोच सोच के कर रहे थे वो आराम से लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो पहले भी सोच रहे थे कि 25 बिप करें, वो आराम से वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा अभी रुपया इतना डेप्रिशिएट होगा विज़ डॉलर, गिवन कि क्या वीकनेसेस हो रहे हैं वहां पे। तो इसलिए वो आपने बराबर बोला कि बैंक्स के लिए, तो बैंक्स एंड एनबीएफसी स्पेसिफिकली, क्योंकि गिरते इंटरेस्ट रेट में एनबीएफसी आर द बिगेस्ट गेनर्स, तो इसलिए एनबीएफसी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बैंक्स के लिए भी अच्छा ही है। लेकिन वीरू जी एक चीज है, जैसे मैंने बोला, एक आध क्वार्टर में ये सुलझना चाहिए ग्लोबल इशू, क्योंकि अगर जो वो नहीं सुधरा तो आप सोचिए कि जो डोमेस्टिक इंसुलेटेड हमारी इंडस्ट्रीज है वो भी सफर करेंगी, क्योंकि आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ही आपकी खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो फिर कैसे आप संभाल सकेंगे? तो एक आध क्वार्टर के लिए वी कैन स्टिल मैनेज विद द ग्लोबल विद द ग्लोबल क्राइसिस, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। और ये हमने 2008 में भी देख लिया था। हम यही सोच के बैठे थे कि ये तो यूएस का क्राइसिस है, जीएफसी का जो था वो यूएस क्राइसिस है, लेकिन इंडिया में भी काफी इम्पैक्ट आया। इनफैक्ट जो हम क्लासिक एग्जांपल हमारे क्लाइंट्स को देते हैं वो एचडीएफसी बैंक का देते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक उस साल में एवरी क्वार्टर वाई 30% ग्रोथ दिखाता था अर्निंग्स में, लेकिन फिर भी वो बैंक 50-55% गिर गया वो साल में। तो आप सोचिए कि कितना हानिकारक हो सकता है ये पूरा ग्लोबल इवेंट। फॉर्चुनेटली एक चीज है कि ये लास्ट टाइम जो जीएफसी हुआ था या तो कोविड हुआ था, वो एक स्ट्रक्चरल इशू थे, पर ये वाला तो एक हमारा खुद का क्रिएटेड है, तो इजीली इसको सुलटा सकते हैं बाय बेसिकली यूएस के हाथ में सुलटाना, और लेट्स होप सुलटा सके उसको। बिल्कुल सही। सुलटाना निपटाना बहुत ज़रूरी है, वरना 3-6 महीने से ज़्यादा मामला ज़्यादा खिंच गया तो सब पे असर पड़ेगा, जब फिर वो ग्लोबल क्या और डोमेस्टिक क्या। अच्छा, ये क्रूड के धीमेपन को, क्रूड की कमज़ोरी को, आई मीन 65-63 की ट्रैजेक्टरी को आप लोग थोड़ा सा कंसर्निंग मानते हैं, या फिर इसके डिप को आप लोगों ने एक एडवांटेज मानते हुए कुछ स्टॉक्स को लिया है? दिनशॉ जी, क्रूड के मद्देनज़र आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? ओएमसीज पे, अपस्ट्रीम कंपनियों पर, या फिर पेंट्स पे, एविएशन पे क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? जी देखिए, एक्चुअली ये जो क्रूड का गिरा है वो गलत रीजन से गिरा है। एक तो मेन रीजन तो वही था कि ओपेक ने अपने बैरल्स बढ़ा दिए, क्योंकि उनको अपने दूसरी जो कंट्री है जो फॉलो नहीं करती रूल्स को, उनको लाइन में लाने के लिए। लेकिन जो मेजर रीजन है वो इतना नहीं करना चाहिए था। ओपेक ऑल्सो भी, आई एम श्योर वो भी जरा सरप्राइज हो गए इतना बड़ा फॉल देख के। लेकिन मेन रीजन यही है कि अभी जो दुनिया ये देख रही है कि शायद एक ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, उसके चलते ऑयल डिमांड विल गो डाउन, और इसी के लिए भाव गिरे हैं। तो वो तो आई थिंक एक कंसर्निंग है रीजन गिरने के लिए। जैसे, लेकिन हम जैसे हम एक हमारा हेज फंड भी रन करते हैं, तो दोनों साइड का हम गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में हमने हमारे डाउनस्ट्रीम जो रिफाइनर्स हैं वो खरीद लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको काफी बेनिफिट होता है विद लोअर क्रूड प्राइसेस। और दूसरा, जैसे आपने एविएशन बोला, एक ही स्टॉक है वहां पे जो हमें पसंद है, और हमने उल्टा थोड़ा उधर भी ऐड किया कि उसके लिए तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो जाता है ये इसमें। बहरहाल यही दो हमने किए हैं, और तो ज्यादा मूव नहीं किए हमने यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए दिनशॉ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अब, एक बार जरा मार्केट देखते हैं।